Assalamu alaikum dear students, I am Vakars and welcome to my channel Stars of Economics। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट को। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है हमने उसकी इंट्रोडक्शंस और उसका क्लासिकल थ्योरी का जो मेन पॉइंट था और उसके अजम्पशंस को उसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो थॉट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे, यानी जो क्लासिकल थ्योरी है वो कौन से थाट्स पे बेस है। इसके अंदर भी देयर आर टू थॉट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट लॉ है हमारे पास सेल्स लॉ ऑफ मार्केट और दूसरा जो थॉट है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसको सिंपली क्यूटीएम थ्योरी भी कहते हैं। इस लेक्चर्स के अंदर जो है हम लोग सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के इंट्रोडक्शंस और उसका जो सेल्स लॉ का मेन पॉइंट है वो क्या था और उसके असम्पशंस को डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल से। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी सेल्स लॉ पे ही बनेगी क्योंकि उसके क्रिटिसिज्म्स हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। देन हम जो उससे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम दूसरा थॉट जो है वो क्यूटीएम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थॉट है हमारे पास सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि सेल्स लॉ जो है मार्केट जो है वो इज़ कोर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी जो सेल्स लॉ था वो एक किस्म का हम ये कह सकते हैं जो क्लासिकल थ्योरी थी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, उसका हार्ट था। यानी उसके बगैर जो है इस सेल्स लॉ के बगैर जो है हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरीके से एक इंसान के अंदर एक हार्ट के बगैर नहीं जी सकता, तो इसी वजह से ये थ्योरी जो है वो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के बगैर नामुमकिन है। तो इसकी देखते हैं सेल्स लॉ कहता क्या है। सेल्स लॉ कहता है द एबिलिटी ऑफ परचेज समथिंग डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड देयर बाय जनरेट इनकम। यानी जो किसी भी चीज़ की परचेजिंग एबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उसकी प्रोडक्शन पे, यानी उस चीज़ के प्रोड्यूस होने पे, और देन वो उस पर डिपेंड करती है कि जो उससे जनरेट इनकम होती है। तो ये कहता है कि आप जो कुछ भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी जो डिपेंडेंस है वो उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस, यानी वो किस एबिलिटी के तहत प्रोड्यूस हो रही है और कैसे उससे इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। ये जो थ्योरी है इन द लॉन्ग रन विद ऑटोमेटिकली टेंड टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये सेल्स लॉ कहता है कि लॉन्ग रन के अंदर जो है वो आपकी इकॉनमी मूव कर जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की तरफ। तो हम इसका अब ये देखते हैं कि जो सेल्स लॉ है उसका क्या मोटिव है। इससे पहले हमने जो मोटिव देखा था फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर, वो होल मोटिव था जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है उसको हमने उसका मेन मोटिव देखा था कि क्लासिकल्स क्या कहते हैं। उसमें उसने कहा था कि एक तो आपके अंदर जो इकॉनमी है उसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने बताया था लीज फेयर इकॉनमी होनी चाहिए, यानी उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। अब हम देख रहे हैं कि सेल्स लॉ जो सेल्स लॉ मार्केट था उसका मेन मोटिव क्या था। उसका मेन मोटिव ये था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी जो इकॉनमी के अंदर सप्लाई है या प्रोडक्शन है वो अपनी डिमांड या जो तलब है वो खुद पैदा करती हैं। तो ये मैं आपको फर्स्ट वर्बली बता देता हूँ इसका कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये किस तरीके से जो सप्लाई है वो अपनी तलब खुद पैदा करती है। देन हम लोग इसको स्टेटमेंट के ज़रिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट मैं आपको वर्बली बताता हूँ कि जे बी सेज हैं वो कहते हैं कि जब आप प्रोडक्शंस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म के अंदर, तो उसमें क्या यूज़ हो रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे होते हैं। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे होते हैं तो आप उनको एज ए रिवार्ड जो है उनको पे करते हैं, यानी आपकी जो लैंड है उसका रिवार्ड है रेंट, वो रेंट पे करते हैं। इसी तरीके से आपकी लेबर है उसको आप रिवार्ड जो है वेजेस का देते हैं। इसी तरीके आपका कैपिटल यूज़ हो रहा है उसको आप इंटरेस्ट जो है वो रिवार्ड देते हैं। इसी तरीके से आपकी इंटरप्रेन्योरशिप है तो ये इंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा है तो उसका जो है वो आपको प्रॉफिट देना पड़ता है। तो ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के रिवार्ड। तो जे बी से यही कहते हैं कि जब इन लोगों को रिवार्ड्स मिल जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि ये अपनी जो पेमेंट है या मनी है वो स्पेंड करते हैं दूसरी अदर चीज़ें जो हैं वो परचेज़ करने में, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास लेबर यूज़ हो रही है, वेजेस है, वो एक फार्म के अंदर वो काम कर रही है, उसको जब वेजेस मिलती हैं तो उसने अपनी नीडी ज़रूरियात पूरी करने के लिए या अदर चीज़ें परचेज़ करनी है तो वो अपनी जो वेजेस हैं वो दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर देते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि एक जब आपकी सप्लाई होगी, यानी उसमें सप्लाई को प्रोड्यूस करने के लिए आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की ज़रूरत होती है। तो जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को रिवार्ड मिलते हैं तो वो दूसरी चीज़ों को परचेज़ करने के लिए अपनी मनी जो है वो स्पेंड कर देते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो आपकी सप्लाई है वो
अपनी डिमांड खुद बना लेती है। अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि वे किस तरीके से अकॉर्डिंग टू JB सेल्स कहते हैं व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्म इन द इकॉनमी, यानी जब भी फार्म जो है अपनी इकॉनमी के अंदर गुड्स अशिया और खिदमत प्रोड्यूस करती हैं, दे पे रिवार्ड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उसके बदले में आप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे थे उनकी फार्म के अंदर, तो वो उसके बदले में क्या देते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं। द हाउस होल्ड आफ्टर रिसीविंग रिवार्ड ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड द अमाउंट ऑन द परचेज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरीके से मैंने बताया कि जो हाउस होल्ड होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको रिसीविंग हो जाती है रिवार्ड्स में, तो वो फिर क्या करते हैं, वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो यानी ख़रीदने के लिए वो अपनी जो मनी है वो उन चीज़ों पे स्पेंड कर देते हैं। फ्राम दिस इट फॉलोज दैट ईच प्रोडक्ट इन द इकॉनमी क्रिएट डिमांड इक्वल टू द वैल्यू इन द मार्केट, यानी ये जो पैटर्न उन्होंने बताया JB सेल्स ने, तो वो ये कहते हैं कि जो ईच प्रोडक्ट है इकॉनमी के अंदर वो क्या करता है, क्रिएट करता है डिमांड इक्वल टू वैल्यू इन द मार्केट, यानी उसकी जितनी भी सप्लाई है उसके मुताबिक जो है उसकी वैल्यू के मुताबिक अपनी डिमांड पैदा कर देता है। इसलिए कहते हैं देन देयर विल बी नो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स, यानी मार्केट के अंदर जो डिमांड की एफिशिएंसी है वो नहीं गिरती, इसलिए डेफिएशन नहीं होते उनकी। ही बिलीव दैट इन द लॉन्ग रन देयर इज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स इक्वालिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी इसी बेस की बुनियाद पर जो सेल्स लॉ ने पीछे स्टेटमेंट दी है उसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि जो लॉन्ग रन के अंदर जो है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती हैं। Therefore our production is not possible in the economy, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती हैं तो उसके बाद जो है वो आपकी जो ओवर प्रोडक्शन का सिलसिला नहीं होता, यानी आपकी जितनी भी प्रोडक्शंस होती है यानी सप्लाई होती है वो डिमांड के इक्वल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जितनी डिमांड और जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे उस वक्त आपकी इकॉनमी के अंदर ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि जितनी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसकी तो तलब हो जाएगी, तो इस वजह से जो है हमारे पास ओवर प्रोडक्शन होगी नहीं। तो ये भी एक मेन मोटिव था कि जब आपकी क्या होता है सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड होता है तो उस वक्त आपकी सेल्स लॉ कहता है कि डिमांड इक्वल हो जाती है सप्लाई के, तो इस वजह से आपकी इकॉनमी के अंदर जो है वो ओवर प्रोडक्शन नहीं होती। देन हम अब इसकी अजप्शंस देखते हैं कि ये जो थ्योरी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है ये इसकी अजप्शंस हैं वो किस बेस पे हैं। तो फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन, तो ये भी उसकी सेल्स लॉ कहता है कि आपकी फ्री मार्केट के अंदर जो है वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी यही कहती है ना कि हमारे पास नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए, यानी फ्री मार्केट इकॉनमी चाहिए। तो इस वजह से फर्स्ट अजप्शन है इसकी परफेक्ट कंपटीशन, यानी इस फ्री मार्केट इकॉनमी के अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होने चाहिए, दे हैव जो है परफेक्ट नॉलेज अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे उनको जो प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स हैं उनके मुतालिक जो है वो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, यानी उसकी प्राइस डिज़ाइन ये चीज़ें जो है वो सब पता होना चाहिए। देन है हमारे पास फ्री मार्केट इकॉनमी, सेल्स लॉ भी कहता है कि आपकी जो इकॉनमी है वो फ्री इकॉनमी होनी चाहिए, उस प्राइस मैकेनिज़्म है वो वाइड स्कोप प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन ग्रोइंग के लिए और इंक्रीजिंग कैपिटल के लिए, यानी जो आपका कैपिटल है उसको भी इंक्रीज़ करती है फ्री मार्केट इकॉनमी और जो पॉपुलेशन ग्रोइंग है उसको भी इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट थर्ड अजम्पशन है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी जो आपकी इकॉनमी है उसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, जो भी इकॉनमी के डिसीजंस हैं वो फ्री होने चाहिए। देन हमारे पास द लार्ज एक्सटेंट ऑफ मार्केट्स, जिस तरह हमने फर्स्ट अजम्पशन पढ़ी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं तो इसकी वजह से जो है हमारे पास जो इकॉनमी है वो भी लार्ज होनी चाहिए, जो मार्केट है उसके अंदर जो है वो लार्ज स्केल पर ऑपरेशन होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन है वो बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। देन हमारे पास फिफ्थ नंबर पे फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जब आपकी इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशंस की सूरत पैदा होती है तो वो जो इकॉनमी है वो आपकी इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जब जाती है तो उस वक्त क्या है जो आपके वेरिएबल्स हैं जैसे इंटरेस्ट रेट है, वेजेस हैं, प्राइसेस हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं, यानी वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो ये चीज़ें चेंज होकर जो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी उसको चेंज कर देते हैं इक्विलिब्रियम की सूरत में। देन हमारे पास है परफेक्ट इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ पे इसका मतलब ये है जो कमोडिटी प्राइसेस हैं और फैक्टर प्राइसेस हैं ये डिटरमाइन करती हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और ये जो है हमारे पास क्या कहते हैं कि जो आपकी प्राइस मैकेनिज़्म है और या हमारे पास प्राइस मैकेनिज़्म के अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की मैकेनिज़्म है वो आपकी जो मार्केट डिमांड एंड फोर्सेस हैं वो डिटरमाइन करेंगी। देन है हमारे पास मनी एज अ वेल,
इसका मतलब ये है कि मनी दूसरी चीज़ों को मना करती है। जैसे ये कहती है कि सेल्स लॉ कहता है कि जो आपकी मनी है वो जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है टू फैसिलिटीज़ ट्रांजैक्शंस ओनली। जो आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी फैसिलिटीज़ के लिए एक्सचेंज होती है जस्ट मनी। इसका सिर्फ यही काम है, बाकी कोई काम नहीं है। देन हमारे पास है लॉन्ग रन पीरियड। इसका भी मतलब यही है कि आपने पहले स्टेटमेंट के अंदर भी पढ़ा है कि सेल्स लॉ कहता है कि लॉन्ग रन के अंदर जो है वो आपकी इकॉनमी जो है वो ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच जाती है। देन हमारे पास लास्ट एग्जप्शन है देयर इज़ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो ये एक मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जप्शन है, क्योंकि जो सप्लाई क्रिएट्स और डिमांड थी वो ये चीज़ इसलिए इस बिहाफ पे कहते हैं कि जो आपकी प्रोडक्शंस है वो आपके कंज्यूमर की प्रेफरेंस यानी उसके टेस्ट के हैबिट्स के मुताबिक है। तो इस वजह से जो कहते हैं कि जब आपकी कंज्यूमर के मुताबिक प्रोडक्शंस होगी तो उस वक्त जो जितनी भी आपकी इकॉनमी के अंदर सप्लाई हो क्रिएट होगी वो उसकी खुद ब खुद जो है वो डिमांड बन जाएगी। तो ये चीज़ उसने इस बेस पे कही थी कि उनकी प्रेफरेंस ही वो चीज़ है जिसके अंदर जो सप्लाई क्रिएट्स और डिमांड है, तो ये इस पे बेस करती है। तो स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट्स, अगर इसको में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के क्रिटिसिज्म्स को डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल से। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स के अंदर कि या तो ये पूछ देता है कि सेल्स लॉ ऑफ मार्केट को एक्सप्लेन करें या इसके क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करवा देता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। इस लेक्चर्स के अंदर हमने ये तीन चीज़ें देखी, उसका इंट्रोडक्शन देखा सेल्स लॉ का, और उसका जो मेन मोटिव था सेल्स लॉ का उसको हमने देखा, और देन हमने उसकी अजप्शंस को डिस्कस किया। तो फिर भी आपको इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको ईजी आंसर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि फर्दर जो किसी और वीडियो का नोटिफिकेशन है तो आपको ईजिली मिल सके।